मैं इंजीनियर पी कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वे पे स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई या उससे बोले भुजा की लंबाई या किनारे की लंबाई एवं परमाणु की त्रिज्या में संबंध क्या है। वो संबंध हम लोग डिराइव करके कैलकुलेट भी करेंगे। उस संबंध को समझने के लिए डायग्राम से परमाणु को और पूरे डिराइव टर्म को हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अब इस टॉपिक को। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि प्रत्येक वीडियो को देखने से पहले आप कॉपी और साथ में पेन लेकर बैठें, ताकि जितने भी टॉपिक पढ़ाया जाए आप पॉज करके अच्छे तरीके से वीडियो को समझ सकें और साथ में लिखते जाएं, ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। पिछले वीडियो में मैंने यह भी कहा था कि आने वाले सभी वीडियो में आपसे हर वीडियो में उसी दिन के टॉपिक से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। लास्ट में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आज भी इस टॉपिक के लास्ट में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न कि जो आंसर सही देंगे अगला वीडियो में आपका पिक्चर दिखाया जाएगा इसी YouTube चैनल पर। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई या भुजा की लंबाई या किनारे की लंबाई एवं परमाणु के त्रिज्या में संबंध। तो देखिए बोर्ड पर, एकक कोष्ठिका के कोर या किनारे की लंबाई एवं परमाणु एवं परमाणविक त्रिज्या में संबंध। परमाणविक त्रिज्या और परमाणविक त्रिज्या में संबंध। रिलेशन between age length of unit cell and atomic radius। तो हम लोग इसे जानेंगे। तो एकक कोष्ठिका आप सब लोग जानते हैं कि एकक कोष्ठिका जो मुख्यतः हम लोग पढ़ते हैं, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका और फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो सबसे पहले त्रिज्या और परमाणविक त्रिज्या और जो किनारे की लंबाई है वो सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संबंध, सरल घनीय एकक कोष्ठिका में जानते हैं। तो सबसे पहले किनारे की लंबाई एवं परमाणविक त्रिज्या में संबंध सरल घनीय एकक कोष्ठिका में जानते हैं। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे। तो इसके लिए आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए। सरल घनीय एकक कोष्ठिका का डायग्राम देखते हैं हम लोग। उसमें बताया गया है कि वैसे एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल कोने पर उपस्थित होते हैं उसे सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं।
वैसे का कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। इसका मतलब कि इसमें जो अवयवी कण होता है कोना पर उपस्थित होता है। तो अवयवी कण कोने पे कैसे उपस्थित होते हैं उसे जानते हैं। तो देखते हैं, अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। इसमें अवयवी कण कहां होते हैं? कोनों पर उपस्थित होते हैं। कितने परमाणु हुआ? 4, 1 2 3 4 5 6। पीछे वाले पे बनाते हैं। इस तरीके से 8 कोने पे हमारे परमाणु है। ये फिगर उतना अच्छा क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं एक अलग फिगर बना रहा हूं इसको समझने के लिए। ऐसे आप लोग सभी लोग फिगर में ऑलरेडी देख चुके हैं कि सभी कॉर्नर पे ये कोना है, सभी कोने पे परमाणु उपस्थित होते हैं। अब इसे बेहतर समझने के लिए देखिए, अब कोना कितना है? 8। तो ये परमाणु जो देख रहे हैं ये सभी कोने पर उपस्थित है। एक जिसको हमको समझना है, जिसे मान के चलाना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, बोर्ड पे इसे डार्क कर रहा हूं, किसी एक को। ठीक है, अब इसे देखिए, आप ऐसे थोड़ा सा डॉटेड कर सकते हैं क्योंकि ये इमेजिनरी है कि आप यहां पे मान के चल रहे हैं कि यहां पे परमाणु है। तो देखिए, तो इसी चीज को अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है समझने के लिए, आप अलग भी इसे बना सकते हैं। समझने के लिए अलग भी केवल 2 ही परमाणु को आप दिखा सकते हैं। तो मान लिया ये हमारा सिंपल क्यूबिक है, ये भी हमारा क्या है? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक। अब इसे मान लेते हैं कि जो हमारा त्रिज्या है, ये त्रिज्या जो परमाणु का है वो स्मॉल r है, और कोर की जो लंबाई है, कोर की जो लंबाई है, भुजा की लंबाई, वो कितना है? a है। मान लेते हैं कि हमारा जो भुजा की लंबाई है वो यहां से यहां, ये भुजा की टोटल लंबाई कितना है? a है। मान लिए भुजा की लंबाई कितना है? a है। तो यहां पे ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे मान लेता हूं a, इसे मान लेता हूं a, इसे मान लेता हूं b और इसे मान लेता हूं o। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे मान लिया a b, अगर मैं मान लेता हूं c d, e f g और h, ये मान लीजिए कि हमारे पास एक एकक कोष्ठिका है। इस एकक कोष्ठिका में देखिए तो परमाणु की त्रिज्या r मान लेते हैं, और कोर की जो लंबाई है, सभी कोर, उसको मान लेते हैं कि a है। कोर की लंबाई कितनी है? a। सभी कोर की लंबाई घन में जानते ही हैं, सभी कोर की लंबाई कितना है? a पिकोमीटर है, चाहे सेंटीमीटर, जो भी इकाई में रहेगा वो फिक्स है। a पिकोमीटर हो गया। अब हमको निकालना क्या है कि त्रिज्या कितनी है। तो माना कि आप लोग इसे नोट डाउन करें, आप लोग इसे नोट करें, मैं फिर समझा रहा हूं। नोट कर रहे हैं आप लोग? तो नोट कर लिए आप सभी लोग? नोट कर लिए? तो अगला देखिए, इसे पहले मानते हैं। तो माना कि अब जानते हैं इसे कैसे निकाला जाए। तो माना कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको समझने के लिए बहुत बेहतर है, ताकि आप प्रूफ करना सीखेंगे। माना कि किनारे की लंबाई a है, a तथा परमाणविक परमाणविक त्रिज्या r है। तो यहां पे देखिए कि a जो है, ए बी, आप ध्यान से देखिए, ए बी जो है, चूंकि ए बी बराबर जो है, ए बी किसके बराबर है? यहां पे ओ मान लिए थे, ओ। तो ए बी किसके बराबर है? ए ओ प्लस ओ बी के। और ए बी क्या है? ए बी क्या है? किनारे की लंबाई, कोर की लंबाई। कोर की लंबाई कितना? ए। एओ कितना है? r प्लस r। तो टोटल वैल्यू कितना हुआ? 2r। क्लियर हुआ सबको?
तो a बराबर 2r। a बराबर क्या हो गया? 2r। नोट करिए सब लोग ध्यान से, a बराबर क्या आ गया? 2r। तो आपको अगर सरल घनीय का कोष्टिका है तो जो किनारे की लंबाई है a वो किसके बराबर होता है? 2r के बराबर होता है। नोट कर लीजिए इसको, a बराबर कितना होता है? 2r। तो r बराबर क्या हो गया? r बराबर a/2। तो सरल घनीय का कोष्टिका में जो त्रिज्या होता है वो किस सरल घनीय का कोष्टिका में त्रिज्या कोर की लंबाई के आधा होता है। लिख सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक में त्रिज्या जो है त्रिज्या r बराबर कितना? a/2। अगर कोई ये आयनिक यौगिक होता, अगर कोई सरल घनीय जो यौगिक है एक कोष्टिका है, अगर कोई आयनिक यौगिक में हो तो नोट में लिख लीजिएगा, यदि आयनिक ठोस हो तो यदि आयनिक ठोस होगा तो वैसे स्थिति में यदि आयनिक ठोस हो तो R प्लस जो होगा या R माइनस जो होगा, R प्लस या R माइनस जो होगा वो किसके बराबर? a/2 के बराबर होगा। क्लियर है सबको? R प्लस R माइनस किसके बराबर? a/2 के बराबर होगा। अब दोनों परमाणुओं के दोनों आयनों के बीच की निकटतम दूरी निकालना होगा तो दोनों आयनों के बीच की निकटतम दूरी अगर ज्ञात करना हो, निकटतम दूरी क्या हो जाएगा? R प्लस R माइनस बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर आप लिख सकते हैं 2r। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, अगर दो परमाणुओं के बीच की दोनों आयनों के बीच की निकटतम दूरी अगर ज्ञात करना है तो थोड़ा ऊपर लीजिए, बहुत नीचे हो गया, नहीं दिख रहा। दूरी वाला देख के मैं लिखना पड़ेगा। फिर रिपीट कर लीजिए। नोट करिए इसको फास्टली। तो इस क्लियर हुआ कि सरल घनीय के कोष्टिका की त्रिज्या बराबर a/2। सरल घनीय का कोष्टिका की त्रिज्या बराबर a/2। तो सिंपल क्यूबिक में त्रिज्या a/2 के बराबर होगा। लेकिन यदि आयनिक यौगिक है, आयनिक ठोस हो तो R प्लस, इसको R प्लस भी लिख सकते हैं और R इसको माइनस लिख सकते हैं। तो त्रिज्या किसके बराबर? a/2 के कोर की लंबाई के आधा हो जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि बताइए कि अगर कोई सरल घनीय आयनिक ठोस है तो दो आयनों के बीच की निकटतम दूरी, अगर आपसे कोई पूछे दो आयनों के बीच की निकटतम दूरी आपसे कोई पूछे तो क्या हो जाएगा? निकटतम दूरी तो हो जाएगा R प्लस क्या? R माइनस, ये R प्लस मान लेंगे, इसको R माइनस मान लेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? a के बराबर, और a किसके बराबर? 2r के बराबर होगा। दिमाग में सेट कर लीजिए। एज लेंथ अगर निकालना है, किनारे की लंबाई दोनों आयनों के बीच की दूरी है, एक को धनायन मान लीजिए दूसरे को ऋणायन मान लीजिए, तो R प्लस और इसका हो गया R माइनस, दोनों के जोड़ किसके बराबर? किनारे की लंबाई के बराबर होगा। कोई डाउट है इसमें? तो दो विपरीत आयनों या दो आयनों के बीच की निकटतम दूरी पूछा जाए तो आप लिखेंगे R प्लस R माइनस इज इक्वल टू a। क्लियर है? नोट कर लीजिए। तो ये हुआ सरल घनीय का कोष्टिका में त्रिज्या की गणना। किसके साथ संबंध हम लोग निकाले? ये हुआ हम लोग तो ये कैलकुलेट किए सरल घनीय का कोष्टिका। तो दूसरा आप जानेंगे फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में
इसको लिखते हैं इन शॉर्टकट में FCC। क्या निकालना है हम लोग को? त्रिज्या। क्या निकालना है हम लोग को? त्रिज्या और एकक कोष्ठिका के कोण की लंबाई में संबंध। तो मान लेते हैं, माना कि हमारे पास एक, पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे कि हम लोग के पास एक फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका का मतलब वैसे एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, वैसे एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, वैसे एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोणों के साथ साथ, वैसे एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोणों के साथ साथ फलक के केंद्र बिंदु पर भी उपस्थित होते हैं, उसे फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। अभी देखिए, वैसे एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोणों पर उपस्थित हैं और साथ साथ कोणों के साथ साथ, वैसे एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोणों के साथ साथ फलक के केंद्र, फलक का केंद्र कैसे निकालते थे? याद करिए कि अगर फलक का केंद्र निकालना है तो फलक के विकर्ण को आप मिला दीजिए, यहाँ पे केंद्र हो जाएगा फलक केंद्र। तो वैसे एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, वैसे एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोणों के अतिरिक्त फलक के केंद्र में उपस्थित होते हैं। जैसे ऊपर ही है तो विकर्ण को एक दूसरे को मिलाइए, विकर्ण मिलाइएगा तो फलक का केंद्र निकल जाएगा। जब फलक के विकर्ण को एक दूसरे से मिलाइएगा तो फलक का केंद्र निकल जाएगा। तो इससे निकला हमारा फलक केंद्र। अब फ्रंट वाले को मिलाइए, विकर्ण को, तो मिलाएंगे तो इसी पर रह जाएगा, इसी पोर्शन पे, और इसको मिलाएंगे तो इसी पोर्शन पे विकर्ण मिल जाएगा। तो ये हुआ फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, जिसमें ये हुआ हमारा फलक केंद्र, ये हुआ फलक केंद्र, और जिसमें ये हुआ हमारा फलक केंद्र, जिसमें ये हुआ फलक केंद्र, और ये हो गए कोने के परमाणु। कौन हो गए? कोने के परमाणु। तो अब देखा जाए कि परमाणु कहाँ है और त्रिज्या कैसे निकालना है। इसी फिगर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अलग से फिगर के अंदर। अगर इसी फिगर को इस तरीके से ड्रॉ किया जाए कि फिगर हो गया हमारा, परमाणु कहाँ है? कोने पर और फलक पर। तो परमाणु इसमें जो होते हैं, फलक, परमाणु कहाँ होता है? फलक के केंद्र में। तो परमाणु फलक के केंद्र में हो गया। और कहाँ होता है? कोने पर। तो कोना पे जो परमाणु होता है वो फलक केंद्र को टच तो करेगा, लेकिन एक दूसरे में आपस में टच नहीं करेंगे। जो कोना पे परमाणु होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, जो कोना पे परमाणु होते हैं वे एक दूसरे कोने वाले परमाणु को टच नहीं करते हैं। वो सभी लोग, वे सभी कोने फलक के केंद्र को टच करेंगे। सभी कोने फलक के केंद्रीय परमाणु को टच करेंगे। सभी कोने फलक के केंद्रीय परमाणु को टच करेंगे, लेकिन कोई भी फलक के कोई भी कोने के परमाणु आपस में कॉर्नर के परमाणु को टच नहीं करेंगे। देखिए, तो ये क्या हुआ कि परमाणु आपका कहाँ है? ये जो परमाणु आप देख रहे हैं, तो परमाणु कोने पर है और फलक के केंद्र पर है। कोने वाले परमाणु कहाँ है? कोना पर और फलक के केंद्र पर। कोने वाले परमाणु एक दूसरे को आपस में टच नहीं करते हैं। ये टच किसको करते हैं? फलक के केंद्र को टच करते हैं। फलक जो केंद्रीय परमाणु है उसको टच करते हैं। आप इसमें देखिए कि हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है कि जो परमाणु है उसकी त्रिज्या निकालना है। हमें परमाणु की त्रिज्या निकालना है। अब आता है कि परमाणु की त्रिज्या जो हमें निकालना है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि r है। अब यही फिगर यहां पे पेश हो जाएगा, लेकिन ये फिगर समझ में आने में दिक्कत होगा। ऐसे मैं ट्राई कर रहा हूं आपको ये फिगर भी समझ में आए। परमाणु कहाँ है? फलक के केंद्र पर। और परमाणु कहाँ है? फलक के केंद्र पर। और कहाँ है? परमाणु फलक के केंद्र पर। और कहाँ है? कोने पर। मैं इसको समझाने के लिए एक अलग इस फिगर में बना रहा हूं। तो परमाणु कहाँ है? फलक के केंद्र में। तो हमने क्या किया? परमाणु को एक फलक के केंद्र में बनाना है। पहले विकर्ण मिला देते हैं। निकल गया विकर्ण। पहले क्या करेंगे? विकर्ण को मिला देते हैं। विकर्ण हो गया। अब परमाणु कहाँ है? फलक के केंद्र में। फलक के केंद्र में हमारा ये परमाणु हो गया। ध्यान से देख लीजिए, परमाणु कहां हो गया? फलक के केंद्र में। अब परमाणु कहां है? फलक के कोने पर।
ध्यान रखिए कि फलक के कोने के परमाणु आपस में कोने के परमाणु को टच नहीं करते हैं। तो ये हुआ हमारा कोने का परमाणु। अगर एक का त्रिज्या अगर हम लोग r मान लें, इसी फिगर को अगर मैं मान लिया कि ये a है, सपोज ये मान लिया कि हमारे पास ये है a, मानने के ऊपर है, अपने ऊपर जैसे मान लें a b c d, जैसे मानना चाहे मान सकते हैं, या आप मान लें इसको सपोज a b c d e f g h मान लिए। आप यहां देखिए फिगर में, इसी फिगर को यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, जैसे मान लें आप इसी फिगर को आप समझने के लिए आप यहां पे भी बना सकते हैं। अगर आप इसे r मानते हैं, r मानते हैं, r मानते हैं, r मान लिया। मान लीजिए कि जो कोर की लंबाई है, ये कोर की लंबाई, ये एक कोष्ठिका के कोर की लंबाई है वो a है। समझिएगा ध्यान से, कोर की लंबाई a और त्रिज्या कितना हो गया r, त्रिज्या जितना भी परमाणु है उसका त्रिज्या कितना हो गया r। तो अब कैसे सॉल्व किया जाए, इसे कैसे निकाला जाए, और इसी को मैंने लिया है यहां पर। तो ये है हमारा a b, ये कॉर्नर है हमारा a b c और ये d, ये पूरा पोर्शन है। यहां पे समझने के लिए इसको भी लिख सकते हैं a b c d, क्लियर है, a b c d, a b c, a b c d, आगे कर सकते हैं e f g h, यही फिगर है। अब हम लोग को निकालना क्या है, त्रिज्या में संबंध। तो त्रिभुज को ध्यान से देखिए कि अगर इस त्रिभुज में हम लोग a b c, जो त्रिभुज है a b c, घन में सभी जो आपस में मिलते हैं 90 पे मिले हुए हैं। तो इस त्रिभुज में अगर निकालना जाए कि a, अगर वैल्यू निकाला जाए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो क्या ए सी स्क्वायर के इक्वल आ सकता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल, ए सी स्क्वायर के इक्वल। तो मान लेते हैं कि हमारे पास, माना कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक एफ सी सी, एक फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है, घनीय एकक कोष्ठिका है, कोष्ठिका है, जिसके कोर की लंबाई, जिसके कोर की लंबाई a तथा परमाणु की त्रिज्या r है। ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा, थोड़ा लेंदी लगेगा लेकिन वीडियो को ध्यान से समझेंगे। फिर से समझिए, फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका में आप जानेंगे फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका में कैसे निकाला जाए त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या एवं कोर की लंबाई में संबंध। तो मान लिए, माना कि ABCD EFGH हमारा एक फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका है जिसकी कोर की लंबाई a है तथा परमाणविक त्रिज्या क्या है, r है। तो ये एक कोष्ठिका बना दी। इसे समझने के लिए इस फलक को, क्योंकि परमाणु कहाँ होता है, कोना पर और फलक के केंद्र में, तो कोना पर फलक के केंद्र में सभी फिगर को दोबारा नहीं बनाया गया क्योंकि आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। इसी पार्ट को हमने यहां बनाया है, इसी पार्ट को हमने यहां बनाया, इसी पार्ट को हमने यहां बनाया। ज्यादा क्लियर से समझने के लिए आप इसे चाहें तो बाहर वाले पोर्शन को आप हटा सकते हैं, क्योंकि हमें केवल एकक कोष्ठिका से मतलब है, आउटसाइड से मतलब नहीं है। तो एकक कोष्ठिका की अगर हमें त्रिज्या निकालना है तो आप आउटसाइड वाले को आप हटा सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जो आउटसाइड है उस पोर्शन को आप हटा सकते हैं, आउटसाइड वाले पोर्शन को आप हटा दिए यहां। अब यहां पे देखिए हमें क्या निकालना है, कोरों की लंबाई, कोरों की लंबाई कितना है, a है, त्रिज्या कितना है, r है। कैसे निकाला जाए, तो त्रिभुज को ध्यान से देखिए। अगर मैं त्रिभुज लेता हूं a b c में, अगर मैं त्रिभुज लेता हूं a b और c में, तो कैसे निकालेंगे,
त्रिभुज ABC में। ध्यान से देखिए, हम ABC में क्या निकालना है, हमें AC निकालना है, क्योंकि AC निकल जाएगा तो ये हमारा जो टर्म है R, क्या टर्म है R, ये भी R, ये भी R, ये आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे पाएगा, इसलिए मैं वहां पे अलग से लिख दिया हूं। ये R जो देख रहे हैं तो इसे मान सकते हैं 4R। ध्यान से देखिए 4R तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिए, फिर से समझे। मान लीजिए त्रिभुज, मान लीजिए कि हमारे पास एक कोष्ठिका है, फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका, जिसके कोण की लंबाई a है तथा त्रिज्या कितना है, r है। तो त्रिभुज ABC में देखा जाए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल, AC स्क्वायर। समझ में आ रहा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल, AC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें हम लोगों ने देखा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल है, AC स्क्वायर के। AB का वैल्यू कितना हो गया, A स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना हो गया, A स्क्वायर, BC का वैल्यू कितना हो गया, A स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, AC का वैल्यू कितना हो गया, 4R का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, A का स्क्वायर ये हो गया 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 16R स्क्वायर, और ये वैल्यू सॉल्व करना है तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर बाई कितना हो गया 16, R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 2। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 8 जा हो गया तो A स्क्वायर, अब बाई कितना 8, तो R इज इक्वल टू कितना हो गया स्क्वायर रूट A स्क्वायर बाई कितना हो गया 8। R इज इक्वल टू क्या आ गया, A अपॉन 2√2। तो ये हो गया हमारा BC, ये हमारा हो गया फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका का त्रिज्या। तो अतः लिख सकते हैं, अतः FCC में परमाणु की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या R बराबर कितना हो गया, A अपॉन 2√2। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। तो लास्टली अब ये अभी तो जाने हम लोग त्रिज्या क्या होता है, फलक केंद्रित में त्रिज्या किसके बराबर हो गया, R बराबर A बाई 2√2। क्लियर है। तो फाइनली हम लोग जान लिए कि फलक केंद्रित एक कोष्ठिका में त्रिज्या कितना होता है, A बाई 2√2। तो अब क्लियर हुआ त्रिज्या कैसे आता है फलक केंद्रित में। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि फलक केंद्रित एक कोष्ठिका में दो परमाणुओं के बीच की निकटतम दूरी। ध्यान से देखिए, फलक केंद्रित एक कोष्ठिका है, ये दो परमाणु, ये भी परमाणु है, ध्यान से देखिए, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, परमाणु हर कोना पर और फलक केंद्र। मैंने कहा कि ये दोनों परमाणु एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कोना का परमाणु फलक को टच करता है। कोना का परमाणु किसको टच करता है, फलक को। तो दो परमाणुओं के बीच की अगर निकटतम दूरी देखी जाए, दो परमाणु के बीच की निकटतम दूरी तो कितना हुआ, R प्लस R। तो लिख सकते हैं दो परमाणुओं के बीच की निकटतम दूरी, दो परमाणुओं के बीच की निकटतम दूरी जो होगा यहां पर वो R प्लस R के बराबर होगा। दो परमाणु के बीच की दूरी किसके बराबर होगा, R प्लस R के बराबर होगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2R, और R का मान हम लोग पढ़े हैं अभी जस्ट कि R का मान कितना, A बाई 2√2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आया, A बाई √2। क्लियर हुआ सबको। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि R बराबर जो होता है A बाई 2√2, लेकिन दो परमाणुओं के बीच की निकटतम दूरी कितना, तो A बाई √2, A बाई √2। यदि आयनिक यौगिक होता, यदि आयनिक
यौगिक हो तो यदि आयनिक यौगिक हो तो इसका वैल्यू होता है, आयनिक यौगिक हो तो R प्लस R माइनस। ध्यान से समझिएगा, यदि आयनिक यौगिक हो तो R प्लस और प्लस R माइनस इज इक्वल टू A/√2। कितना होगा? A/√2। कभी कभी नोट में ध्यान रखेंगे, नोट कि जो D होता है A, ध्यान रखिएगा D A मान ले A, कभी कभी ध्यान रखिएगा A बराबर हम लोग लिखते हैं R प्लस R माइनस। क्या लिखते हैं? नोट A बराबर R प्लस R माइनस। नोट A बराबर R प्लस R माइनस। क्लियर है? तो ये हुआ सरल घनीय कोष्ठिका में त्रिज्या निकाल लिए। अब उसके बाद हम लोगों ने त्रिज्या निकाला किसके अंदर? पहले सरल घनीय में, दूसरा में फलक केंद्रित। अब लास्ट हम लोग को निकालना है कि अंतः केंद्रित कोष्ठिका, मतलब निकाय केंद्रित, जो निकाय है केंद्रित घनीय कोष्ठिका में त्रिज्या में परमाणु की त्रिज्या और एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई में क्या संबंध है। क्लियर है? तो देखते हैं। तो अंतः केंद्रित बनाना है तो सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करें। पहले आप निकालते हैं किसमें? तीसरा, अंतः केंद्रित घनीय, अंतः केंद्रित या काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में, एकक कोष्ठिका मतलब BCC में हम लोग को निकालना है त्रिज्या और उसमें संबंध। तो सबसे पहले फिर इसमें फिगर देखेंगे। BCC का मतलब वैसे का कोष्ठिका, BCC अंतः केंद्रित मतलब वैसे का कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, वैसे का कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ अंतः केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। वैसे का कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, वैसे का कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ अंतः केंद्र में भी उपस्थित होते हैं, उसे अंतः केंद्रित घनीय कोष्ठिका कहते हैं। यहां देखिए कि अवयवी कण कोना पर उपस्थित है और कहां उपस्थित है? अंतः केंद्र में उपस्थित है। कोना पर उपस्थित हो गया। अंतः केंद्र कैसे निकालते हैं? विपरीत विकर्ण को मिलाते हैं। तो विपरीत विकर्ण का केंद्र आप मिलाएंगे तो यहां पे अगर एक केंद्र मिला तो ये हुआ हमारा, विपरीत विकर्ण मिलाते हैं हम लोग, तो ये हुआ हमारा अंतः केंद्र। लीजिए विपरीत विकर्ण मिला देते हैं। तो BCC में हम लोग को त्रिज्या निकालना है तो ये हुआ अंतः केंद्र। क्या हो गया? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र हम लोग को त्रिज्या निकालना है। इसी को मैं एटम को थोड़ा बड़ा बनाता हूं। इसमें सभी एटम कहां होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं। तो एटम को मैं कॉर्नर में बना रहा हूं और उसको बीच में बनाना है। क्लियर है सबको? वो कहां रहेगा? केंद्रीय परमाणु बीच में, और ये एटम इसको टच करते हैं। तो इस फिगर को क्लियर समझने के लिए दिमाग में सेट करिए इस फिगर को। परमाणु कहां होंगे? कॉर्नर पे होंगे। तो परमाणु को कॉर्नर पे बनाइए, सभी कॉर्नर पे। तो परमाणु को मैं बना रहा हूं कॉर्नर पे। ये परमाणु कॉर्नर पे हो गया, 8 कॉर्नर पे, और बीच में परमाणु होता है अंतः केंद्र में। कहां होता है? बीच में अंतः केंद्र में। तो ये हुआ परमाणु कॉर्नर पे और अंतः केंद्र में। हमें निकालना है कि इसके बीच की त्रिज्या कितनी है, ये हमें फाइंड करना है। ध्यान समझिएगा। तो ये त्रिज्या कैसे निकाला जाए उससे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। फिर से समझिए, इस फिगर को क्लियर समझने के लिए मैं बाहर फिगर बना रहा हूं इसी का, कि इसे कैसे बेहतर समझा जाए। क्योंकि अंतः केंद्र किसे कहते हैं? जिसमें का कोष्ठिका कोना पे परमाणु रहे, वहां परमाणु रहे, कोना पे परमाणु हो जाए, और कहां पे? अंतः केंद्र में। अब इसी फिगर को समझने के लिए मैं इस तरीके से एक पोर्शन ले रहा हूं इसका 2D में,
देख लीजिए मैंने यही बनाया है, यहाँ के बीच में का बनाया है कि ये अंतःकेंद्र का परमाणु है, कोना का परमाणु और कोना का, कोने का परमाणु, कोने के परमाणु और ये मिलाइए, फिर से इसको मिलाना है, हमें यही फाइंड करना है। इसको ध्यान से समझिए, इस फिगर को आपको ध्यान से समझना है। इसे मैं डार्क करने वाला हूं समझाने के लिए, समझिए इस चीज को। कोना के परमाणु हो गया और हमें निकालना है विकर्ण। एक बात ध्यान रखें कि अंतःकेंद्र कैसे निकालते हैं, दोनों विपरीत विकर्ण को मिलाते हैं और दोनों विपरीत विकर्ण को मिलाते हैं, विपरीत जो बीच में कटता है वो होता है अंतःकेंद्र, और वहीं पे हमारा परमाणु है। क्लियर है? परमाणु कहाँ है? अंतःकेंद्र में। तो कोना पे परमाणु होते हैं और कहाँ होते हैं? अंतःकेंद्र में परमाणु होते हैं। तो ये बना दिए हम लोग कोना पर परमाणु, ये हमारा है कोना पर परमाणु। क्लियर है? अब एक परमाणु कहाँ है? अंतःकेंद्र में परमाणु है, तो ये हुआ हमारा अंतःकेंद्र का परमाणु, अंतःकेंद्र का। हमें क्या निकालना है? इसकी त्रिज्या निकालना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले डॉटेड लाइन मिला लेंगे सेंटर से केंद्र। देखिए यही है हमारा, ये इस पोर्शन को आप, इस विकर्ण को जब आप मिलाते हैं तो ये पोर्शन है हमारा। क्लियर है? यही ये विकर्ण मिला रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉर्नर को, इस जो देख रहे हैं, और ये जो सेंटर है इसे हम मिलाएंगे इस तरीके से फाइंड करने के लिए। ध्यान से कि मेन फिगर है, इसमें मिला दिए। हमें यही फाइंड करना है, तो ये दूरी कैसे फाइंड की जाए? ध्यान से देखिए, ये इसका पीछे वाला पोर्शन है और ये इसका आगे वाला पोर्शन है। तो इसे फाइंड करने के लिए ध्यान से देखिएगा, इसे हमें ये फाइंड करना है, लेकिन ये कैसे निकाला जाए? अगर मैं इसे ट्रायंगल मान लेता हूं, इसे मैं मानता हूं, सपोज इसे मैं मान लेता हूं ट्रायंगल, इसे मान लिया जाए ए, इसे मान लिया जाए बी, इसे मान लिया जाए सी, इसे मान लिया जाए डी। आप मानने के ऊपर है, जैसे आप मान लें, जैसे ए बी सी डी भी मान सकते हैं। अब मान लेते हैं सपोज इधर से ही, ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, इसको डी मान लिए। क्लियर है? ए बी सी डी, इसको मान लिए, ऊपर गया तो ई हो गया, ऊपर गया तो ई, इधर हो गया तो एफ, इधर हो गया तो जी, इधर हो गया तो एच, मान लिए। हमें क्या फाइंड करना है? ध्यान से देखिए, हमें फाइंड करना है ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। ध्यान से देखिए, इसके आगे वाला और इसके पीछे वाला, या इसी फिगर में समझे यहाँ पे, तो इसके पीछे वाला पोर्शन, इसके पीछे वाला पोर्शन, इसके आगे वाला पोर्शन, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये पोर्शन कैसे निकलेगा? इसके लिए हमें इस पे मिलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इस पोर्शन को आप मिलाएंगे, मिला दिए। पहले आप देखिए ए बी कितना है? ए। हम लोग भुजा, सभी भुजा मान चुके हैं कि कितना है? ए है, तो हमने ए मान लिया। सभी भुजाएं कितने हैं? ए है। सभी भुजाएं जो हैं वो कितने हैं? ए है। सभी भुजाएं ए है। तो ये है ए, ये भी कितना है? ए, लेकिन ये पता नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि अगर हम लोग ये और इसकी वजह से ये निकाल लें, तो फिर ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल कौन कौन हमें निकालना, हमें ए डी निकालना है। ट्रायंगल, ये हाइट कितना है? हाइट भी कितना है? ए है। हाइट भी कितना है? ए है। ये मानने के ऊपर है, हाइट भी कितना है? ए है। ये आप समझते जाइएगा। हमने मान लिया, फिर से समझिएगा, फिगर मेन है आपका। सपोज ये कौन सा पोर्शन है जो हमें निकालना है? ये डी है और ये है जी। ये पोर्शन हमें निकालना है, डी है और ये पोर्शन क्या है? जी। हमें निकालना है। कैसे निकाला जाए? फिर से समझिएगा। पहले हमने एक रचना किया, डी से बी को मिला दिया। क्यों मिला दिया? क्योंकि ये देखिए ध्यान से कि ये जो फिगर है, इस फिगर में डी इसका पीछे वाला कॉर्नर है और जी इसका आगे वाला कॉर्नर है। ध्यान से देखिए इस फिगर में, जो ध्यान से देखिए इस फिगर में आप देख क्या पा रहे हैं कि जी पिछला पोर्शन है और डी आगे वाला। ये पिछला पोर्शन है और ये इसके आगे वाला। इसी तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। ये है जी, ये मान लीजिए जी है और ये क्या हो गया? डी हो गया। क्या हो गया? डी। आप सेम इसी तरीके से ये हो गया। आप देखें डी के साथ किसको मिलाना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। आप उसको सॉल्व करने के लिए पूरा पोर्शन मिलाना पड़ेगा। तो अब हम लोग ट्रायंगल पहले किसको मान लें? ट्रायंगल ए बी डी में, ध्यान से देखिए, ए बी डी में अगर बी डी निकाल लें तो फिर हमें जी डी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल
तो माना कि लिख लेते हैं, माना कि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई a है तथा परमाणु की त्रिज्या r है। कितना है? r है। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? तो अब निकालना है त्रिभुज। सबसे पहले त्रिभुज कौन कौन से में? ए बी डी में, ए बी डी में या ए डी बी में, ए बी डी में। तो निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? हमें निकालना है बी डी। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि कर्ण का वैल्यू होता है, कर्ण का जो मान होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बी डी का जो स्क्वायर होगा ए बी और प्लस ए डी के स्क्वायर के बराबर होगा। अब बी डी का जो वैल्यू है हमें तो निकालना है। तो बी डी स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना? तो ए स्क्वायर, ए और स्क्वायर हो गया प्लस बी डी का मान कितना? तो सब भुजा ए, तो ये भी हो गया ए स्क्वायर। इसका मतलब बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 2a स्क्वायर। क्लियर है? नोट करिए इतना। तो अब त्रिभुज किस में निकालना है? नाउ अब त्रिभुज किस में निकालना है? अब त्रिभुज किस में निकालना है? तो डी जी बी में। नाउ त्रिभुज बी डी जी में अगर इसमें निकालना है तो क्या हो जाएगा? डी जी स्क्वायर, डी जी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? ध्यान से देखिए, डी जी का होल स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस बी जी, तो हो जाएगा डी बी का होल स्क्वायर प्लस कौन सा? ये और प्लस ये बी जी हो गया का होल स्क्वायर। और अभी हम लोग निकाले हैं कि जो बी डी स्क्वायर है, ये जो बी डी स्क्वायर है, बी डी स्क्वायर प्लस है ना डी बी या बी डी। तो फिर से देख लीजिए, अभी निकाले हम लोग बी डी। तो बी डी स्क्वायर जो है बी डी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाले थे? डी जी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का वैल्यू क्या निकाले थे? बी डी का वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस बी जी का वैल्यू कितना है? ऊंचा हाइट कितना है? हाइट a, तो a का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए जी डी जी किसके बराबर है? डी जी मिलाइए। अगर मैं इसे r मान लेता हूं, अगर मैं इसे r मानता हूं, r और r मिलाइए फिर से। अगर इसे आप r मानते हैं, r तो कितना r हो गया? 4r। तो 4r का होल स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, तो हो जाएगा 16r स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो r स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर बटा में 16, तो r बराबर हो गया, r बराबर क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर बटा में 16 का स्क्वायर रूट। क्लियर? तो इसको आप क्या लिख पाएंगे? फिर से देखिए, इसको क्या लिखेंगे? तो r बराबर हमारा आ गया वैल्यू, r बराबर क्या आ गया? √3a/4। तो ये हुआ BCC में त्रिज्या। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि BCC में त्रिज्या जो है, BCC में त्रिज्या, तो BCC में त्रिज्या r बराबर कितना आ गया? √3/4a। क्लियर हुआ?
तो ये आपका हुआ त्रिज्या टोटल। नोट कर लीजिए आप। इसमें भी सेम, अगर दो परमाणु के बीच की निकटतम दूरी पूछा जाए, बीसीसी में भी, बीसीसी में दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी, दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की निकटतम दूरी, तो इसमें भी कितना हो जाएगा निकटतम दूरी, वही r प्लस आर, तो कितना हो जाएगा r प्लस आर हो जाएगा। अब आइए तो कितना हो जाएगा r प्लस आर, 2r, और r का मान कितना पढ़े हम लोग, 2 हो गया, r का मान कितना हो गया √3/4a, तो 2 से 2 टाइम्स कट गया तो आया √3a/2। क्लियर। अगर आयनिक यौगिक हो, यदि आयनिक यौगिक हो तो यदि आयनिक यौगिक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, 15 में नीट में भी आया था और उसी साल जी में भी आया था, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो निकटतम दूरी। तो यदि आयनिक यौगिक हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयनिक यौगिक रहेगा तो सेम चीज, बशर्ते एक को R प्लस मानेंगे, दूसरे को R माइनस मानेंगे, तो R प्लस R माइनस बराबर कितना आ गया, R प्लस इसे R माइनस मान ले तो कितना आएगा √3a/2। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ। तो ये हुआ कंप्लीट त्रिज्या और उनके बीच की निकटतम दूरी। तो अब हम लोग जानेंगे, इसे एक जगह ऐसा करते हैं तीनों को मैं एक जगह फॉर्मूला टाइप में लिख देता हूं ताकि आप लोग को याद करने में इजी रहे। तो फास्टली नोट करिए और मैं एक बार कंबाइन कर देता हूं, जल्दी नोट कर लीजिए। तो अभी तक 3 हम लोग पढ़े, उसको मैं कंबाइन कर रहा हूं। एकाक कोष्टिका, कौन सिंपल क्यूबिक, एफसीसी और बीसीसी। उसके बाद परमाणुओं की संख्या, हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे परमाणु के संख्या के बाद त्रिज्या, उसके बाद दो परमाणुओं के बीच की दूरी, दो परमाणुओं के बीच की दूरी, दो परमाणुओं के बीच की दूरी। क्लियर। तो इसे हम लोग एक टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, हो गया ना। तो सिंपल क्यूबिक में परमाणु की संख्या 1, फलक केंद्रित परमाणु की संख्या 4। क्लियर है। कैसे, 1 होता है कोना पर, 3 होता है फलक केंद्र, होता कितना है 4। बीसीसी में 1 होता है कोना पर, 1 होता अंतः केंद्र, यहां होता है 2। सिंपल क्यूबिक में त्रिज्या होता है r बराबर a/2, इसमें होता r बराबर a/2√2, इसमें होता है r बराबर √3a/4। दो परमाणुओं के बीच की निकटतम दूरी जो होती है, यहां पर दो परमाणुओं के बीच की निकटतम दूरी किसके बराबर, 2r बराबर a होता है। यहां पे बीच की निकटतम दूरी होता है r, दो परमाणु के बीच की निकटतम दूरी जो होता है a/√2, और यहां पर होता है √3a/2। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लेंगे सारे, ये न्यूमेरिकल में यूज किए जाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास अब न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें जानेंगे इन सभी के बारे में। तो आज का 5वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है, फास्टली नोट करिए। आज का 5वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है, फास्टली नोट करिए। आज का पहला क्वेश्चन है
आज का पहला क्वेश्चन है सरल घनीयक कोष्टिका में परमाणु की त्रिज्या। सरल घनीयक कोष्टिका में परमाणु की त्रिज्या। दूसरा क्वेश्चन है फलक केंद्रित घनीयक कोष्टिका में परमाणु की त्रिज्या। दूसरा फलक केंद्रित घनीयक कोष्टिका में परमाणु की त्रिज्या। तीसरा है अंतः केंद्रित घनीयक कोष्टिका में परमाणु की त्रिज्या। तीसरा है अंतः केंद्रित घनीयक कोष्टिका में परमाणु की त्रिज्या। चौथा है दो परमाणुओं के, ध्यान से सुनिए, चौथा है अंतः केंद्रित घनीयक कोष्टिका में दो परमाणुओं के बीच की निकटतम दूरी, दो परमाणुओं के बीच की निकटतम दूरी। और पांचवा क्वेश्चन है फलक केंद्रित घनीयक कोष्टिका में दो परमाणुओं के बीच की निकटतम दूरी। क्लियर हुआ? तो आज का पांचों क्वेश्चन ये हुआ। तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद रखता हूं कि आप सभी लोग फास्टली आप लोग आंसर इसका देंगे। थैंक यू।